जो मैं आज नौकरी कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरा 80,000 रुपया सैलरी है और यहाँ से 10 से 12 लाख रुपए कमा रहा हूँ। मुंबई के प्राइम लोकेशन में, दादर जैसे लोकेशन में उनका खुद का 5 करोड़ रुपए का फ्लैट है। मैं एरिया से निकलता था तो मेरे को देख के लोग छुप जाते थे, लेकिन आज वही छुपने वाले लोग छुप छुप के मेरी 7 सीटर कार को देखते हुए मेरे फ्लैट को देखते थे। मैं गोल्डन वर्ड कहता हूँ सावंत साहब, आप जो बोलते हैं ना वो लोग कभी नहीं करते। आप जो दिखते हो, आप जो करते हो, वो लोग फॉलो करते हैं। कि जो कोई भी प्रोफेशन में आते हो तो वहाँ 20 साल दे देते हो और फिर पैसा बनाते हो, लेकिन इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं, लोगों को तुरंत चाहिए कि 6 महीने में 1 साल में मेरी कार आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कि ये जो बिजनेस है ना, अगर आपको मैं बताऊँ कि आपका मेडिकल का स्टोर है और आपके बाजू में कोई जगह खाली है और मैं आपको कहूँ, आप मेरे दोस्त है कि सावंत साहब मैं आपके बाजू में ही मेडिकल डालूंगा, तो आप मेरे को कैसी सलाह देंगे? नमस्कार, मैं साईनाथ सावंत। नॉलेज गेन फाउंडेशन के इस नए एपिसोड में आप सबका मनपूर्वक स्वागत करता हूं। नॉलेज गेन फाउंडेशन यानी कि केजीएफ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो सफल लोग हैं उनको आपके सामने लाकर उनकी जीवन कहानी, सब संघर्ष से सफलता तक अथक यात्रा, इस शीर्षक तले हम आपके सामने ला रहे हैं। हिंदी में किया हुआ ये दूसरा एपिसोड है और मुझे यकीन है आपको ये पसंद आएगा। अंत तक बने रहिएगा। आज एक बहुत ही सफल व्यक्ति को आपके सामने ला रहे हैं, जो मेरे मित्र हैं और जिन्होंने इस इंडस्ट्री में लगभग 23 या 25 साल, सब कितने साल हो गए? 21 साल इस इंडस्ट्री में गुजारे हैं और आज वो सफलता के परचम लहरा रहे हैं। मुंबई के प्राइम लोकेशन में, दादर जैसे लोकेशन में उनका खुद का 5 करोड़ रुपए का फ्लैट इस इंडस्ट्री के माध्यम से उन्होंने दिया हुआ है। ऐसे महान व्यक्ति को जब मैंने रिक्वेस्ट की कि सर आप आइए, थोड़ा हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के फैंस को आपका साक्षात्कार करते हैं, तो उन्होंने बिना समय गंवाए आज यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और यहाँ पर उपस्थित हो गए, जिनका नाम है नितिन गोहिल सर। उनका नाम उनकी कंपनी में बहुत ही आदब के साथ लिया जाता है, जाना पहचाना है। वहाँ वो अपनी कंपनी में ट्रेनिंग का पूरा जिम्मा संभालते हैं। हजारों लाखों लोग उनके ट्रेनिंग से अपने पैरों पे खड़े हुए, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज का ये साक्षात्कार यानी गपशप शुरू करते। तो आइए स्वागत करते विपिन जी गोहिल सर। नमस्कार नमस्कार, आपने अपना समय, कीमती समय दे दिया, इसमें धन्यवाद, थैंक यू। तो आज का ये गपशप हम शुरू करते हैं। गपशप मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर मुलाकात को, साक्षात्कार और को इंसान थोड़ा सा इतना फूलता नहीं, गपशप में इंसान मन मुराद मिलता। और मैं चाहता हूँ कि आप भी आज मन मुराद बात करें इनसे। सर, डायरेक्ट सेलिंग में आज जो आपने बुलंदियों को छुआ है, क्या ऐसा ही जीवन था पहले, सबसे पहले इस इंडस्ट्री में आने के पहले? जरा उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे तो। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन गोयल आप सबका प्रेमपूर्वक स्वागत करता हूँ। और आज हम केजीएफ नॉलेज गेन फाउंडेशन का एक जबरदस्त मिशन है, जो डायरेक्ट सेलिंग में लोगों का जो करियर हो रहा है, उनका वो पूरा जीवन चरित्र दिखा रहे हैं। तो मैं 2003 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया। आज मुझे 21 साल हो चुके हैं और 21 साल का अगर एक्सपीरियंस देखे तो मैं एक बहुत ही मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मतलब एक 10 बाय 10 की खोली से हमारा जीवन शुरू हुआ था और 13 साल की उम्र में बहुत संघर्ष किया है। मतलब बहुत सारा कठिन परिश्रम किया है, जैसे कि रेती उठाई है, ईंटें उठाई है और होटल में झाड़ू पोछा करने वाला आज व्यक्ति है। लेबर वर्क किया सर, हाँ, ये काम भी किया है। ड्रम के सारे काम की। यस। तो लेकिन आज ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने मुझे बड़ा कर दिया है। आज अगर आपने जो बताया, दादर शिवाजी पार्क में मेरा सी व्यू 2 बीएचके फ्लैट है आज, 5 करोड़ का, आज 7 सीटर कार, बहुत सारा सोना। तो ये सब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने दिया।
बदौलत है, नहीं तो मैं तो एकदम आम इंसान था, लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने मुझे खास बना दिया। कैसा लगता है जब ये अभी ये लाइफस्टाइल आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हो अपने पुराने जीवन को, जहाँ बस के धक्के खाने पड़ते थे या तो क्यू में खड़ा रहना पड़ता था, राशन की लाइन में खड़ा रहना, और आज समुद्र के किनारे का नज़ारा देखते हुए चाय का सिप लगाते हुए वो कैसा नज़र आता है? क्या फ़र्क नज़र आता बहुत ही अलग फील हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री ने जो एजुकेशन मुझे दिया, वो एजुकेशन पे विश्वास करते हुए मैंने ये सब अचीवमेंट किया। ये मतलब आसान है, लेकिन कुछ लोग इसे मुश्किल बना देते हैं। अगर वो सीखने का नज़रिया उनका नहीं आता, तो कभी यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। लेकिन मेरा एटीट्यूड था सीखना और सिखाना। तो आज इस सीखने की वजह से अपने आप को, अपना नज़रिया बदल लिया, तो पूरा नज़ारा बदल गया। है? बिल्कुल। डायरेक्ट सेलिंग की तरफ देखने का नज़रिया लोगों का थोड़ा-सा ये है, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये तो चेन सिस्टम है, लोगों को ठगने का व्यवसाय है। क्या ये सही है? नहीं, ये तो आपका इसकी तरफ देखने का नज़रिया क्या था जब आप इस बिज़नेस में आए और आपने कौन से चैलेंज इसका सामना किया, आह्वानों का सामना किया? और आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो 23 साल या 21 साल पहले के नितिन गोयल साहब और आज के नितिन गोयल साहब, सोच में कितना अंतर है? बढ़ती हुई महंगाई यह चिंता का विषय नहीं है। हमारी आमदनी पर्याप्त नहीं है, यही असली चिंता का विषय है। आमदनी बढ़ाने का अवसर हमारे पास है। एक ऐसा पार्ट टाइम व्यवसाय जिसे करते समय अगर आप असफल हुए तो नुकसान शून्य, परंतु अगर आप सफल हुए तो चाहे जितना कमा सकते हैं। समझना चाहेंगे? संपर्क कीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको सही लगा तो उसका लाभ उठाइए। बहुत ही अच्छा सवाल किया सावंत साहब आपने, कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, पहले वो देखने का जो नज़रिया होता है, लोगों को लगता है ये कोई स्कैम है। लेकिन अगर आप देखिए, आज हर इंसान सेल्स में है, जो नौकरी कर रहा है वो अपना समय को बेच रहा है, जो डॉक्टर है वो अपनी सेवाओं को बेच रहे हैं, वकील कोर्ट में जाके हेयरिंग करके वो अपना समय को बेच रहे हैं। मतलब हर कोई इंसान, अगर हमारे दादाजी को देखिए, परदादा को देखिए, पिताजी को देखिए, मुझे देखिए, मेरे बेटे को देखिए, तो ये सब चेन ही तो चला आ रहा है। बिल्कुल। तो हर इंसान आज सेल्स इंडस्ट्री में ही है, लेकिन उसे पता नहीं। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप देखें, तो वहाँ इलेक्ट्रिक कार से लेकर बिजली तक आपको डायरेक्ट सेलिंग में आता है। लेकिन यहाँ इंडिया में थोड़ा तकलीफ ये हो गया कि इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के में आने के कारण लोगों को ये गलत फहमी है, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ पे आपका स्किल डेवलपमेंट होता है, आपका बौद्धिक विकास होता है, और यहाँ से ही आज ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो करोड़पति हो चुके हैं। जिसका एक उदाहरण मैं हूँ, कि मैं एक सामान्य घराने से, मेरी सोच भी नहीं थी, वो पैर देख के चादर को फैलाओ फैलाओ, ये मानसिकता थी। लेकिन आज हमने हमारी चादर को ही डबल बेड कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लोगों का गैर समझ है। ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां आपको अपना वर्किंग टाइम को बढ़ा सकते हो, अपने मैन पावर को बढ़ा सकते हो। आज बड़े बड़े लोग जो है, टाटा, बिरला, अंबानी, वो लोग भी आज अपना मैन पावर बना रहे हैं। लाखों लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं, वो लोग पैसा कमा रहे हैं। तो ये कोई स्कीम नहीं है, ये एक प्योरली बिजनेस है जो इंडिया गवर्नमेंट की गाइडलाइन से चल रहा है। बहुत अच्छा, गाइडलाइंस मतलब इस बिज़नेस को सरकार भी प्रायोरिटी बेस पर देख रही है, उसको अहमियत दे रही। गाइडलाइंस आ गए 2016 में, जिसको फिर 2019 में वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भी, केरला गवर्नमेंट ने भी, राजस्थान गवर्नमेंट ने भी एडॉप्ट किया। अभी तो कानून बना रहे और प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसको अहमियत दे रहे। तो फिर भी इस इंडस्ट्री में लोगों का जो आना चाहिए जिस रफ्तार से, उसके बारे में ये गलतफ़हमियाँ आजकल बसी पैदा हो। क्या कारण है जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ देखने का नज़रिया थोड़ा-सा नेगेटिव रखे? ऐसे कौन से घटक है जिसकी वजह से, जैसे इन्वेस्टमेंट प्लान या कोई, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश पाडेंगे तो? एक्चुअली अगर आज देखिए, डॉक्टर भी बनना है तो आपको ग्रेजुएशन के बाद 5 साल देना पड़ता है। मतलब 20 साल देके आप एडवोकेट, वकील या जो कोई भी प्रोफेशन में आते हो, तो वहाँ 20 साल दे देते हो और फिर पैसा बनाते हो। लेकिन इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं, लोगों को तुरंत चाहिए कि 6 महीने में, 1 साल में मेरी कार आ जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब समय देना तो पेशेंस, एक संयम देना पड़ेगा, और इसका जो सिस्टम है वो सीखना पड़ेगा। लेकिन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, लोग प्रलोभन में आ जाते हैं। स्कीम में डबल आरओआई मिल गया, 10% मिल गया, 15% मिल गया, तो ये प्रलोभन में लोग फंसते हैं, और फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नाम खराब होता है। लेकिन ये स्कीम नहीं है, ये प्योर प्रोडक्ट बेस्ड जो है,
उसमें आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय देना पड़ेगा। 1000 दिन, 3 साल देना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, सिस्टम को सीखना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा। जब इतने बड़े-बड़े विद्वान लोग जब डिग्रियाँ लेते तो समय देते 20-20 साल, और यहाँ लोगों को पास थे, तो ये पॉसिबल तो क्या ये पूरा समय देना पड़ता है इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए? जो आज मैं नौकरी कर रहा हूँ माने के, या छोटा मोटा व्यापार करना, इसको छोड़कर इसके पीछे बढ़ना पड़ता है, या पार्ट टाइम में ये पढ़ा किया जा सकता देखिए सर, उसका मैं एक उदाहरण हूँ। आज मैं खुद एक नौकरी करके पार्ट टाइम में इस बिज़नेस को मैंने डेवलप किया है अपनी फैमिली के नाम से। है? और आज भी पार्ट टाइम पार्ट टाइम नहीं है, लेकिन आप विश्वास करें सर, जो मैं आज नौकरी कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरा 80,000 रुपए सैलरी है, और यहाँ से 10 से 12 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो ये फ़र्क है कि क्या आज कोई यूपी में बंदा है या यहाँ पे एक सवाल आता है सर, मतलब कोई ऐसा भी बोल सकता है कि भाई आपको अगर 10-12 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो आप 80,000 की नौकरी में क्यों अटके पड़े हैं? इसका जवाब भी उनको देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कैसा भी पूछ सकता है। ये जवाब मैं आपकी जगह पे होता तो मैं ये देता कि भाई नौकरी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए नहीं, मुझे अपने पाँव ज़मीन पे रखने हैं इसलिए, और मुझे अभी समय की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। आपका जवाब अलग हो सकता है। यस, एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को गलतफ़हमी है कि ये मतलब जो जिसके पास कोई काम नहीं है, वो लोग टाई बाँध के निकल जाते हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करते। लेकिन गलत चीज़ है, आप 10 से 5 जॉब करते हो, 5 के बाद 3-4 घंटा जो है आपके पास मूल्यवान, वो 10 से 5 जो है वो आपका जो ब्रेड बटर के लिए आप काम कर रहे हो, लेकिन अपने सपने के लिए काम करना है, तो वो 6 से 8 के बाद है। तो मुद्दा ये है रेड बॉक्स के सामने ज़ाया हो रहा, वो आप जो वो न्यूज़पेपर देख रहे हो, नेगेटिव नकारात्मक विचार ले रहे हो, वायरस ले रहे जो टीवी है उसमें बैठे हो नकारात्मक चीजें देख रहे हो, तो उससे अच्छा है आप कुछ प्रोडक्टिव काम करो। तो देखिए, आज भी मैं नौकरी में बना हुआ हूँ, उसका कारण ये है कि मुझे अभी 20 साल हुए नहीं है। इस साल के बाद मैं ऑलरेडी 3 साल मुझे बाकी है, मैं वीआरएस दे दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये उदाहरण पेश करना चाहता हूँ कि नौकरी करके भी आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपनी फैमिली के साथ, ये फैमिली का बिजनेस है, तो कर सकते हैं, और कोई नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आज आप इस व्यवसाय को पार्ट टाइम में खड़ा किया जा सकता। मैं इसको सबसे बेहतरीन जवाब मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ज़रा सा सफलता क्या प्राप्त हो गई, वो मुँह की रोटी और बेटे, और फिर बाद में तकलीफ झेलते हैं, और फिर अपनी गलतियों को ये मानने के बजाय इस इंडस्ट्री को ये करते हैं, दोष देते रहते हैं। इसमें ये आपका बहुत बढ़िया उदाहरण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नौकरी से छुटकारा तो पाना है, लेकिन नौकरी छोड़ने के लिए कोई बाध्य नहीं करता है, और अगर कोई बोल रहा है आपको नौकरी छोड़ो, तो आपका वो सही अप्लाई नहीं सिस्टम पे बोलती है ना कि भाई आप जो कमा रहे हो उसके 4-5 गुना जब तक आप कमाते नहीं, तब तक छोड़ने का आप ही सोचिए मत। और छोड़ना भी है तो अपने स्पाउस से कीजिए, और एक्टिव अपलाइन से पूछे, उसके बाद में ही छोड़े। आपका उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो लोग, आपल्या मराठीमध्ये एक म्हण आहे, अर्थाळ कुंडाने पिवळं होणं, जो लोग तुरंत छोड़ने का निर्णय लेते हैं, उनके लिए बहुत सही सबक है। तो इस इंडस्ट्री में अभी आपको 21 साल है, 21 साल के बाद आप टाइम एंड मनी फ्री हो गए। बहुत ही प्यारा सवाल किया सावंत साहब। आज मैं 101% टाइम एंड मनी फ्री हूँ, क्योंकि आज भारत के विभिन्न राज्यों में 18 से भी ज़्यादा राज्यों में मेरा नेटवर्क फैल चुका है, और आज लाखों की टीम है। उसमें अगर 10% लोग भी वर्किंग है, तो 10,000 लोग भी अगर वर्किंग है, तो 10,000 लोग आज अपने सपने के लिए काम कर रहे हैं, और मुझे पैसा आ रहा है। क्योंकि आज गुजरात में कोई साबुन से नहा रहा है, या गोवा में कोई खेती कर रहा है, कोई बालों को तिल, कोई बालों में तिल पैसे अपनों के लिए काम नहीं कर रहा है, लेकिन डिस्काउंट में प्रोडक्ट भी ले रहा है, कोई पैसा आपके घर आ। आज अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट अपना सप्लीमेंट ले रहा है, ठीक हो रहा है, उसका डायबिटीज तो ठीक हो रहा है, लेकिन मेरे घर में पैसा आ रहा है। तो ये सिस्टम की ताकत है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और ये केवल आपके घर में नहीं आ रहा है, जिन्होंने नेटवर्क खड़ा किया है उन सबके लोग जब में जा रहा है, ये इसकी खासियत। तो आप टाइम एंड मनी फ्री तो कर रहे हो। अब इस बिजनेस के बारे में एक वर्ड हमेशा बताया जाता है, अपलाइन इज डिवाइन। ये अपलाइन इज डिवाइन, इतना अपलाइन को देवदूत बोलने जैसा है, और सिस्टम को भी देवदूत कहा जाता है कि भाई सिस्टम पे बने रहो, अपने अपलाइन की सलाह माने रहो, तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता।
ये अपलाइन के क्या कर्तव्य होते हैं अपने डाउनलाइन के प्रति और उस पे प्रकाश डालेंगे को थोड़ा जो जिनकी भी टीम अभी बन रही है वो भी किसी ना किसी के अपलाइन तो उनके लिए भी वो एक गाइडलाइन जैसा हो जाएगा तो अपलाइन का क्या ड्यूटीज पे कसं आहे इसके बारे में बोलो। बहुत ही प्यारा सवाल किया आपने। एक्चुअली अपलाइन इज अ डिवाइन लाइफ, वो एक भगवान की तरह होता है। लेकिन अपलाइन का कर्तव्य क्या है कि जब भी कोई एक नया व्यक्ति इस बिजनेस में जुड़ता है तो वो अपने सपने के लिए आया, तो उसका जो सपना है वो अपलाइन ने उसको हमेशा अपने सपने के प्रति जागरूक रखना चाहिए, जगा के रखना चाहिए कि उसका जो भी सपना है, एक बाइक भी लेना है तो उसको इंकरेज करना चाहिए कि भाई तेरा बाइक आ सकता, और बाइक आ सकता है, बार-बार वो उसका सपना जगा रहा है, उसको फ्लाइट लेना है, गाड़ी लेनी है, तो उसको हमेशा ये मोटिवेट करे, प्रेरित करे। और अपलाइन का कर्तव्य है जो अपनी लाइफलाइन है। मैं कभी मेरी जो टीम है उसको डाउनलाइन नहीं कहते, कई लोग बोलते हैं डाउनलाइन, वो डाउनलाइन नहीं, अपनी लाइफलाइन। अपलाइन इज अ डिवाइन लाइन और जो टीम है वो लाइफलाइन। तो अपनी लाइफलाइन का हमेशा आप एक मास्टर ड्रीम बिल्डर बनिए, उनका सपना जागरूक रखिए। जब इंसान का सपना आप जागरूक रखते हो तो वो बंदा सब कुछ फॉलो करेगा, फिर वो ड्रीम भी देखेगा, लिस्ट भी बनाएगा, इनवाइट भी करेगा, शो द प्लान भी करेगा, फॉलोअप भी करेगा और एक अच्छा टीम प्लेयर बन के वो एजुकेशन सिस्टम में आए। इसका सपना जब जागरूक होता है तो उसके लिए समस्याएं मायने नहीं फिर वो उसका प्रॉब्लम उसको बड़ा नहीं दिखता, समस्याएं बड़ी नहीं दिखती, फिर उसका फोकस उसके सपने के प्रति ज्यादा हो जाता है और फिर फोकस बड़ा हो जाता है, यानी ड्रीम बड़ा हो जाता है और वो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। और सिस्टम में अपलाइन ने देखिए, एक मैं गोल्डन वर्ड कहता हूँ सावन साहब, आप जो बोलते हैं ना वो लोग कभी नहीं करते, आप जो दिखते हो, आप जो करते हो, वो लोग पलो। मंकी सी मंकी डू यस बिल्कुल अनुकरण करने का रहता है डुप्लीकेशन करने का यस सर डुप्लीकेशन कितना निहायत जरूरी है क्योंकि आप और मैं एक पार्टनरशिप में थे जहाँ पे बताया बताया जाता था कि डुप्लीकेशन बहुत पिया है करूँ दिए वहाँ पे तो एक रट्टा नाम की कैसेट भी हुआ करती थी कि प्लान आपको ऐसे ही देना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो ये इसमें कितनी सत्य है सर? देखिए, आप ये जो बिजनेस है ना, ये कोई मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं, ये लीडर बनाने का। तो आप जब एक खुद लीडर बनते हो और जब आप लीडर बनते हो और आप जो करते हो वो आपके अनुकरण करने वाले लोग तैयार होते हैं, मतलब उनको तो आप लीडर बनाते हो, तो ये लीडर बनाने का डिप्लीसेशन का सर। क्योंकि लीडर वो बनेंगे, उनमें वो क्वालिटी आएगी, वो प्लान शो करेंगे, वो स्टेज पे आएंगे, वो एंकरिंग करेंगे, वो प्लान दिखाएंगे, वो ट्रेनिंग लेंगे, क्योंकि ये लीडर बनाने का बिजनेस है। इसके लिए डिप्लीकेशन बहुत जरूरी है। जब आपके नीचे लीडर तैयार होते हैं तो आप आराम कर सकते हो। यस सर। मतलब ये बाप दादाओं जैसा ही काम है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दो, अच्छे काम पे लगा दो और फिर आराम करो, ऐसे ही है मान लीजिए। ऐसा एक्चुअली आराम नहीं कहा जा सारा, मतलब कि हाथलत इसमें ये चीज है कि आपका फिर एक हीरो जब बड़ी हो जाती है, हमें सिर्फ लोगों को दिखाना है अपॉर्चुनिटी की। जिसको सपना है, जिसको कुछ जिंदगी में करना है, वो आपके साथ जुड़ जाए। लेकिन जब आप प्लान दिखाते हो तो बहुत सारे आपको प्रश्न आते हैं, लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, ये तो उल्लू बनाने का जज्बा से सवाल आते हैं। तो वैसे बहुत सारे सवाल आएंगे, लेकिन आप में वो कुव्वत आनी चाहिए। टाइम नहीं है भाई, इसीलिए तो ये बिजनेस हो करना है। पैसा नहीं है और टाइम लेंगे, ये आज की स्थिति है तो आने वाले 5-10 साल में और क्या स्थिति होगा। और पैसा नहीं है तो पैसा कमाने के लिए तो काम करना है। तो आज हर कोई इंसान कुछ ना कुछ तरह से सेल्स कर ही रहा है, बेच ही रहा है। तो ये जो बिजनेस है इसमें शो द प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्लान दिखाना है जिससे सपना है वो आपके साथ जुड़ जाए। आपने सुना होगा आपके जमाने में बेरोजगारी और नौकरियां नहीं, ये हमारे भी बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और आज भी वो सवाल जैसे कि तैसे। ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपके लिए पैसा कमाने का जरिया सामने लाती है, तो उसकी तरफ देखने का नजरिया सकारात्मक होना चाहिए ना कि बाबा क्या है, कैसे कमाना है। अगर मुझे कुछ समझने नहीं आ रहा है तो यहाँ पे सिखाने वाली क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे अपलाइन है, पेजी है, बुक्स है, ऐसे बोलते हुए फिर इंसान इसकी तरफ क्यों मुंह मोड़ लेता है, का क्या आकलन है? एक्चुअली अगर देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ी दो समस्या है। पहला समस्या है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार। तो ये जो बिजनेस है, ये इंडस्ट्री आपको एम्प्लॉयमेंट दे रही है, रोजगार दे रही है, बराबर। और प्योरली वाइट बिजनेस है आपका। जो भी टीडीएस, आज मैं टीडीएस भर रहा हूँ, जीएसटी भर रहा हूँ, मेरा जो भी इनकम हो रहा है प्योर और वाइट इनकम हो, मतलब गवर्नमेंट को टैक्सेशन जा रहा है और लोगों को रोजगार मिल रहा है। और दूसरी बड़ी जो
समस्या है वो है डिजीज, बीमारी। तो हमारे पास जो हमारा आयुर्वेदा है उसके जो सप्लीमेंट फूड है उससे आज लोग ठीक हो रहे हैं। अवेयर मतलब लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, लोगों की बीमारी भी दूर हो रही है। आज जो एलोपैथिक दवाई आप खाते हो तो आपकी किडनी, हार्ट, ये वो दवाई जो है वो डिजीज को ठीक नहीं कर रही है, वो सिर्फ कंट्रोल कर रही है और दूसरी ऑर्गन्स को खराब कर रही है। लेकिन हमारा जो आयुर्वेदा है वो हजारों साल से हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें फॉर्मूला दिया है, आज हम उस फॉर्मूला की तरफ आ रहे हैं। और ये लोगों की तरफ पहुंचाने का डायरेक्ट सेलिंग जैसा दूसरा जरिया बहुत ही शानदार थे। मुख्य प्रचार की वजह से आज लोगों के डायबिटीज ठीक हो रहे हैं, बीमारियां ठीक हो रही है, बीपी ठीक हो रहे हैं, घुटनों के दर्द ठीक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हवा, पानी और अन्न जो है, तीन मूलभूत चीजें वो अशुद्ध हो चुके हैं। तो हमारे जो दादा परदादा थे वो 100 साल जीते थे। आज लोग व्यक्ति 50 साल में ही निकल जाते हैं। आज 20-20 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो हम आयुर्वेदा को प्रचार प्रचार कर रहे हैं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और लोगों की बीमारियां भी ठीक कर रहे हैं। तो इतना बड़ा सेवा का मौका, वो लोगों का दृष्टिकोण अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अच्छे अच्छे घराने के लोग आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं। आज बच्चे जो है उनका सिलेबस में कोर्स आ चुका है, वो बच्चे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोर्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैंने तो सुना है किसी कंपनी में आईएएस ऑफिसर भी अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऐसा कोई एक नया ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक निवृत्त आईएएस ऑफिसर चचा राय ने जो सरकार से सामने डायरेक्ट सेलर्स की समस्याएं को रखते हैं और उसको ये कर इसका मतलब है कि समाज का हर तबका इसकी तरफ सीरियसली देखता है। ऐसे में आम आदमी इसकी तरफ देखते समय थोड़ा सा कि मायूस नजर आ रहा है। क्या रीजन हो सकते हैं? और दूसरा सवाल इसको जोड़कर ये है, ये जो हमने शुरुआत की थी, आपने शुरुआत उस वक्त की सम चैलेंजेस अलग और आज की चैलेंजेस अलग। जैसे कि उस वक्त सब ऑफ फिजिकल था, ऑनलाइन ज्यादा कुछ नहीं था, ऑफलाइन था और आज ऑनलाइन है। तो आज चैलेंजेस बढ़ गई है या फैसिलिटी ज्यादा बढ़ गई है? किसके बारे में आपकी क्या राय? एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम अगर देखा जाए तो बच्चे आज ग्रेजुएट हो रहे हैं, डिप्लोमा ले रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन रोजगार तो है। मतलब रट्टा मारने का काम कर रहे हैं। माँ बाप लाखों रुपया ग्रेजुएशन तक उसको पढ़ा रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन रोजगार मिल नहीं रहा। लेकिन ये जो बिजनेस है आज, ये इतना जबरदस्त बिजनेस है कि इसमें आपको सही में आपकी स्किल डेवलपमेंट होती है, आपका व्यक्तिमत्व विकास होता है। और यही इंडस्ट्री जो है आज बच्चे पढ़ के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं, क्योंकि अभी बड़े बड़े घराने के लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं। क्योंकि ये पर्पल चूल पैसिव इनकम, मतलब आप टाइम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, अपने नीचे मैन पावर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप अनलिमिटेड इनकम में आ रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम का बिजनेस है। और अभी लोग जागरूक हो रहे हैं कि कुछ जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आज इसको देखने का नजरिया चेंज हो रहा है। और आपने जो बात कही, पहले ऑफलाइन जो था उसमें बहुत दिक्कत थी, लेकिन आज ये बिजनेस एकदम आसान हो चुका है, क्योंकि ऑनलाइन आप जूम में अपना काम कर सकते हो, किसी को शेयर कर दिया, व्हाट्सएप पे प्लान शेयर कर दिया। आज मेरी भी कई ऐसी जगह है जहां पर मैंने कदम नहीं रखा, यूपी, बिहार, लेकिन वहां से लोग खरीदी कर रहे हैं, पैसे, चाय पत्ती ले रहे हैं, मसाले ले रहे हैं, उसका कमीशन मुझे आ रहा है। मतलब ये इतना पैसिव इनकम है। तो अभी इजी बिजनेस हो गया है, पहले से आसान हो गया है। और अभी लोग समझ रहे हैं, क्योंकि नौकरियां तो है ही नहीं। सही बात। सरकार ने तो नौकरी देना ही बंद कर दिया है, क्योंकि वो दे नहीं सकती, वो चैलेंजेस है, लिमिटेशंस बड़ा। और एक चीज मेरे ध्यान में आई है कि यहाँ पे जो डिसिप्लिन था, यहाँ के जो शिक्षा में, उस शिक्षा में अब क्योंकि लड़का ग्रेजुएट की हो गया है तो बेरोजगार है, और बेरोजगार है तो फिर ये हाथ में कड़ा, चेन और फिर लड़कियों के पीछे भागना या तो ऐच्छिक जिंदगी जीना। अन्न, वस्त्र, निवारा यापैकी वस्त्र ही गरज भागवणं ही खर्चाची बाब न ठरता उत्पन्नाचा मार्ग ठरला तर समजून घ्यायला आवडेल. संपर्क करा, समजून घ्या, आवडलं तर त्याचा लाभ घ्या. अगर वो इस माहौल में आ जाता है तो वो देखता है कि लोग अच्छी वेशभूषा में हैं, अपने व्यक्तित्व को अच्छा बना रहे हैं, ढाल रहे हैं अच्छे, इसमें लोग डिसिप्लिन्ड है, और ऐसे में यहाँ की जो शिक्षा है लोगों को एक अच्छा इंसान बनाने में अपना रोल अदा था। तो जो भी लोग हैं उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पे
कॉलेज के ज़माने से ही किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सोच रखा। वो जैसे वो ग्रेजुएट देता है तब तक इसका देखिए होते आमदनी शुरू हो जाएगा। उसको बेरोज़गारी की मोर्चा में किसी का धंधा बहराने की आवश्यकता नहीं लगेगी। तो ये इतनी सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे सिखाती है, अच्छी बात। बुक्स अच्छे-अच्छे सजेस्ट किए जाते हैं। ऐसे भी आपकी टीम ने लोगों में वो बदलाव आपको नज़र आता है? लोग जब वो प्रशिक्षण लेने के बाद में इनके अंदर बिहेवियर में इनके व्यक्तित्व में जो चेंजेस दिखना चाहिए, वो दिखते हैं? 100% मेरी टीम में ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो घर से कभी बाहर भी नहीं निकली थी, एक ट्रेडिशनल सिस्टम में थी, लेकिन आज वो गांव खेड़े में होने के बावजूद भी आज अपनी खुद की इलेक्ट्रिक बाइक से अपना परचेज से पैसा बना रही है। प्रोडक्ट सेलिंग से वो पैसा बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं। जब पहले मैंने कई ऐसे हजारों लोग मेरे नजर के सामने है ये 9 साल में, कि जिनको बोलना भी नहीं आता था, ठीक तरह से बात करना नहीं आता था, उनकी वेशभूषा, उनका ड्रेस कोड अलग था, लेकिन आज वो प्रोफेशनल तरीके से अच्छा बोल रहे हैं। उनका ड्रेस कोड बदल गया है, कोई अच्छी साड़ी पहन रहा है, कोई लीडर जो है टाई सूट में आ गया है, उनका बोलने का अंदाज बदल चुका है। तो ये सारे बदलाव होता है, लेकिन ये बदलाव जो होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसके लिए 3 साल आपको सिस्टम को देना है। सुभाष चंद्र जी बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तुम्हें कहता हूँ इस सिस्टम को 3 साल दे दो। 3 साल अगर आप सिस्टम में आ जाते हो तो ये सिस्टम आपको आजादी बिल्कुल देगा। लेकिन 3 साल ऐसा नहीं कि मैं आज जुड़ गया और 3 साल के बाद में अदर बॉयज आपको मिला सर मुझे आज़ादी नहीं थी। में इसमें एक चीज है कि आपको 3 साल जो है, आपको एक तो पहला आपकी ड्रीम बुक बनेगी, आपका सपना क्या है, आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सामने वाले का जब वाई क्लियर होता है कि वो क्यों आया है, उसका ड्रीम बुक, उसके बाद उसका खुद का इस साल का जो रनिंग डायरी है 2025 का वो, और क्लाइंट लिस्ट, ये 3 चीज हम लोग बनाते हैं। और वो बनाने के बाद वो जो डायरी है 2025 की, एक एक डेट आपने क्या किया, क्योंकि वो जो डायरी है वो आपका दर्पण है, आईना है, आपने क्या किया वो आपको 3 साल आपको कर्तृत्व में रहना पड़ेगा। आपको 14 प्लान लोगों को प्लान दिखाना, लोगों का नाच झेलना। लोग जो हंसते कि जब मैंने मेरी ड्रीम कार का फोटो मेरे घर में लगाया था तो मेरे जो रिश्तेदार थे वही मेरा मजाक उड़ा, लेकिन आज आज वो लोग गर्व कैसे कैसे कह सकते हैं कि भाई मुझे तो पता था तू कर सकता है, फिर कर सकता है, लेकिन पहले लोगों ने मजाक उड़ाया। लेकिन ये बाजार डूबना भी बहुत जरूरी। क्योंकि द बेस्ट रिवेंज इज द मैसिव सक्सेस। सबसे बड़ा जो रिवेंज है, बदला है, वो एक जीत है, और आज जीत लोगों को दिखती है। और वो जीत का जज्बा तब पैदा होता है जब आपका मजाक बराबर है ना। अगर आपका मजाक उड़ाया ही नहीं जाएगा तो आप इतना वो आग लगेगी नहीं। लगेगी नहीं। सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपलाइन का एक अपना जो जिस डाउनलाइन से दिमाग में आ गया वही सफल हुआ अपलाइन की फैमिली। तो अपलाइन का डाउनलाइन के नजरिए से या डाउनलाइन के बारे में डाउनलाइन के क्या कर्तव्य है अपलाइन के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शक नामा। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अपलाइन इज द डिवाइन लाइन। जो अपना अपलाइन होता है वो भगवान के समान हो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आपको कई सारे लोग इंट्रोड्यूस तो कर देते हैं, लेकिन शायद हो सकता है वो उस बिजनेस में न रहे, आप टिके रहो। और जो कामयाब इंसान है, जो सिस्टम को फॉलो करना है, वो अपना जो एक्टिव अपलाइन है उसको पकड़ के रखना है। तो अपलाइन हमारे 7-8 हो सकते हैं। ऊपर अपलाइन सारा लाइन मिक्स होता है, क्योंकि कोई आपको बिजनेस में राह दिखा जाएगा, लेकिन शायद हो सकता है वो टिके ना। लेकिन जो सफल आदमी है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, उस अपलाइन की आप हमेशा रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आपकी टीम लाखों लोगों की हो जाएगी। लाखों लोगों की टीम हो जाएगी, लाखों लोग आपको सांप कहेंगे, सर कहेंगे, लेकिन अगर आप अपने अपलाइन का अगर रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो लाखों लोग भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और ये भी नहीं होगी, टीम भी नहीं होगी। ये कहना चाहूंगा सावंत साहब, बहुत ही मार्मिक स्टोरी है। एक गधा था और उस गधे का एक मालिक था, मतलब एक अपलाइन स्वरूपी व्यक्ति उस गधे की पीठ पे था। वो गधे को लेके मार्केट में जा रहा था। मान लीजिए मार्केट में जा रहा था, वो गधा जिस दुकान में जाता था और वहां करता था ढाचू ढाचू, वो दुकानदार उसको फल या पैसा दे चुके था। दूसरी दुकान में गया, ढाचू ढाचू, उसे फल मिल रहा था। तीसरी दुकान में गया, ढाचू ढाचू, उसको फल या जो पैसा मिल रहा था। लेकिन गधे के मन में एक बार ख्याल आ गया ऐसा सा कि ये जो मेरा मालिक है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, और ये फल खा रहा है। तो वो एक बार गधा है ना रस्सी तोड़ के भाग गया।
और मार्केट में घुस गया और एक दुकान के पास गया अकेला और कर रहा था डैचू डैचू। वो दुकानदार बाहर निकला और एक लठ निकला और 2 डंडे मार दिए पिछवाड़े पे। दूसरे दुकान में गया तो वहां पर भी डैचू 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 किया। वो दुकानदार ने लठ निकाला, 2 पिछवाड़े पे मार दिया। वो गधा परेशान हो गया कि ये क्या हो गया? पहले मुझे फल फ्रूट दिया जाता था, पैसा दिया जाता था। तो इसका कहानी का स्टोरी है मर्म कि जब अपलाइन स्वरूपी मंदिर आपके साथ रहता है ना, तो लोग आपको इज्जत देते हैं, आपको रिकग्निशन देता है। लेकिन जिस दिन अपलाइन का हाथ सर से उठ जाएगा ना, तो गधे जैसी स्थिति आ जाएगी। इसके लिए हमेशा अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट करो। अपलाइन है, अपलाइन को फॉलो करो। अगर आप अपलाइन के विषय में गलत कहोगे तो वो जो डुप्लीकेशन है, वो जहर जो है, वो पूरी टीम में फैल जाएगा, आप खत्म हो जाओ। तो गिव रिस्पेक्ट और टेक रिस्पेक्ट। तो लाइफलाइन का भी इज्जत करो, लाइफलाइन से भी एक अच्छे से माहौल प्रेम भरा बना के रखो और अपलाइन को हमेशा सरेंडर हो जाओ। वो गुरु के समान है और गुरु बिना ज्ञान अपलाइन जो एक्टिव है, जो खुद सिस्टम पर है, जो जो अचीवर है, जो खुद सिस्टम पे चल रहा है, जो ड्रेस कोड को मेंटेन कर रहा है, जो तो आपको दिख रहा है कि उसकी अचीवमेंट है। या उस अपलाइन पे जिसने कल आपको एक प्लान में स्पॉन्सर किया है और 1 हफ्ते के बाद में आपको आ रहा है और बोल रहा है कि अरे उससे बढ़िया प्लान नया मैं लेके आया हूँ। ऐसे अपलाइन के से जुड़ना चाहिए क्योंकि ऐसे अपलाइन से तो भगवान ही बचाए। जो एक टहनी पर नहीं है, मरकट लीला करते रहते हैं। केवल अपलाइन है इसलिए नहीं, जो एक्टिव अपलाइन है जैसे आपने कहा, जो सिस्टम पे हैं, जो एक जगह पे टिके हुए हैं और कुछ उन्होंने बनाकर दिखा अपने बर्ताव से, अपने कमाई से, जैसे कि आपने किया है। ऐसे अपलाइन से उन्होंने ये करना चाहिए। क्या बात सही? यस सर, यस। अब इस इंडस्ट्री में जब आप आए, इतने साल आपने गुजारे, तो जाहिर-सी बात है आपको भी, आप भी किसी की तरह बनना चाहते होंगे ना, जब आए तभी आपके ऊपर भी किसी न किसी का प्रभाव होगा। तो मैं ये और मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा आदमी जो आज की तारीख में 10-12 लाख रुपए कमा रहा है, 5 करोड़ के कन्ने रह रहा है, मुंबई के प्राइम लोकेशन में दादर जैसे इलाके में समुंदर की ठंडी हवाएं खा रहा है, जो कभी मतलब पैसों के लिए मोहताज था और आज ये उन्होंने पाया है, को ऐसे ही नहीं पाया है। 21 साल अपने गुजारे, लेकिन किसी न किसी को तो अपना आदर्श माना होगा, है ना? वैसे कि हम भी किसी न किसी को आदर्श, हम जानना चाहेंगे कि आपका वो कौन आदर्श आदि था या आज भी उसका, चाहे वो आपकी कंपनी ने ना हो, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज भी उसकी तरफ देखकर आपको लगता है कि भाई इनके जैसा नहीं बनता है, या तो इन्होंने जो बातें सिखाई बताई वही फिर उसी पे मुझे आगे पढ़ना, ऐसा कोई आदि आपके जीवन में? जी हाँ, मेरे जो इस नेटवर्क इंडस्ट्री में सॉरी बीच में काटता हूँ, जैसे कि आपके डाउनलाइन में कह सकता है आप ही उनके आदर्श को, बराबर ही, जो आपकी तरह देखकर आगे बढ़ा, आपका कौन आदर्श है वो हमारे दर्शक था? देखिए सावंत साहब, बहुत अच्छा प्रश्न किया क्योंकि मैं जब 2003 में इस इंडस्ट्री में आया तो मेरे जो गुरु थे वो हमेशा एक अच्छा लाइन बोलते थे। उनको वही लाइन, वो जो गाते थे वही मैं आपको सुनाता हूँ और बाद में उनका नाम ले लूँगा। बढ़िया। हुए नामवर जो कभी बेनिशा के गगन छू रहे हैं, जो कभी गिर पड़े थे। मतलब जिनका कोई नाम नहीं था, जिनको कोई पूछता नहीं था, वो आज गगन छू रहे हैं, उनका नाम है वो। हुए नामवर जो कभी बेनिशा थे, गगन छू रहे हैं, जो कभी गिर पड़े थे। जागू तो किस्मत का पासा पलट जाएगा, वक्त के मारो तुम्हारा वक्त बदल जाएगा। तेरा ढलता सूरज तेरा ढलता सूरज धीरे धीरे चढ़ता है, चढ़ जाएगा। ढलता सूरज धीरे धीरे चढ़ता है, चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा। मौका जबरदस्त डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आया है, फिर भी बावरे तू पाव पसार सोया है। खुद पे भरोसा नहीं तो तू क्या जीत पाएगा, अपनी ताकतों को तू फिर कब आजमाएगा।
साथ जो रहबर है तेरे, साथ अप्लाई की, साथ जो रहबर है तेरे, उनसे क्यों ये दूरी है, उनसे क्यों ये दूरी है, जीतने के लिए तुझे सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है, आज तू निर्णय कर ले यार। बढ़ती हुई महंगाई यह चिंता का विषय नहीं है, हमारी आमदनी पर्याप्त नहीं है, यही असली चिंता का विषय है। आमदनी बढ़ाने का अवसर हमारे पास है। एक ऐसा पार्ट टाइम व्यवसाय जिसे करते समय अगर आप असफल हुए तो नुकसान शून्य, परंतु अगर आप सफल हुए तो चाहे जितना कमा सकते हैं। समझना चाहेंगे? संपर्क कीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको सही लगा तो उसका लाभ उठाइए। आज तू निर्णय वर्रा कया कर ले यारा, वरना कल पछताएगा, रेत का टीला है तू, कल डायमंड बन जाएगा, तेरा ढलता सूरज धीरे धीरे चढ़ता है चढ़ जाएगा। तो ये मेरे अपलाइन हमेशा गाते थे, मुझे प्रेरणा मिलती थी। आधा नहीं है, आज भी उनसे उनको देखता हूँ तो प्रेरणा मिलती है। भी वो गीत आपको याद है जो 21 साल पहले आपने सुना था, जो वहाँ भी तब तो वो प्रेरणा देती है, इसलिए तो आप आज भी वो ज़हन में याद है, क्योंकि वो भी एक टाइम पे बैंकरप्ट हो चुके थे। उनका घर-दार छीन गया था, उनकी बाइक तक छीन के लेके गए थे लोग। लेकिन उन्होंने सिस्टम पे काम किया। ऐसे मेरे आदरणीय गुरु, जिनको मैं गुरु मानता हूँ, नेटवर्क सुप्रीमो जिनको मैं कहता हूँ, जिनसे मैं बहुत सारे नेटवर्किंग के गुर सीखा हूँ। ऐसे आदरणीय विनय कुमार पंडे साहब, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने खुद के एयरक्राफ्ट लिए थे। 4-4 हवाई जहाज जिन्होंने इस इंडस्ट्री में लिए, तो उनको मैं समर्पित हूँ, क्योंकि मैं उनको गुरु मानता हूँ। आज अभी वो मेरे गुरु है, क्योंकि देखिए आपको कोई भी एक इंस्पिरेशनल व्यक्ति चाहिए, गुरु चाहिए। गुरु के बिना आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो उनको देखता हुआ आज भी, और उन्हीं का वो तो बहुत ही अच्छा समा बांधा आपने। लेकिन मैं यहीं पे खत्म नहीं करना चाहता हूँ, एक आखिरी सवाल। अब ये देखने के बाद, ये हमारी गपशप देखने के बाद, जो नए लोग, उनको लगेगा तू कहीं इसी इंडस्ट्री में हालात की है, वही हिसाब भी कर रहा होना चाहिए, या जो आज स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? जो नए कंपनी चूज करते समय, मान लीजिए मैं नया हूँ, मैं इस बिजनेस में आना चाहता हूँ कि मुझे कंपनी चूज करना है, तो मैंने क्या आइडिया बरतना है, और मान लीजिए मैं संघर्ष भी कर रहा हूँ, तो मैंने किस रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए क्या। देखिए सावंत साहब, आपने बहुत ही प्यारा सवाल किया है। देखिए ना, नेटवर्क इंडस्ट्री में आज हज़ारों कंपनियाँ आ रही है, लेकिन इस इंडस्ट्री में आपको 5 चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंपनी आप चूज़ कर रहे हो, तो 5 पीस इम्पोर्टेंट है। पहला पी है, वो जो कंपनी का मालिक है, उसका प्रोफाइल देखिए। वो पर्सन बिहाइंड द ब्लॉक। हाँ, क्योंकि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए। कोई भी ऐरा-गैरा आके खोल लेता है, तो वो आगे चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहला प्रोफाइल, कंपनी का जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसका प्रोफाइल तगड़ा होना चाहिए। दूसरा, कंपनी का प्रोफाइल शानदार होना चाहिए, कि उसमें बहुत सारी चीज़ें, उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या नहीं, उनका खुद का टीम है क्या नहीं, मैनेजमेंट सिस्टम है नहीं, तो कंपनी का प्रोफाइल। तीसरा है उसका प्रोडक्ट। उनका जो प्रोडक्ट है मार्केट से सस्ता होना चाहिए और अफोर्डेबल होने के साथ उसका रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड अच्छे प्रोडक्ट होना चाहिए। तो तीसरा पी प्रोडक्ट हो गया, और चौथा पी है प्लान। क्योंकि आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, आज मार्केट में ऐसे प्लान्स है कि वहाँ पे कंडीशन डाली जाती है कि आपको ये डायरेक्ट करना है, फिर इसको मेंटेन करना है, फिर इसको मेंटेन करना है, 6-6 बच्चे पैदा करो, मतलब 6-6 लेग को संभालो, 16-16 लेग को संभालो। ऐसा प्लान होना चाहिए जिसमें टारगेट हो उनकी कंडीशन, तो वो जानबूझ की कंडीशन डाली जाती है कि वो अचीव ही ना कर पाई। तो चौथा जो चीज़ है प्लान, आप किस कंपनी के साथ जुड़े उसका प्लान ईज़ी होना चाहिए, जो ईज़िली आपको टारगेट बेस होना चाहिए, बिल्कुल, कि टारगेट करो, ये अचीव करके लेके जाओ। और पाँचवाँ सबसे बड़ा चीज़ है, वो है पे आउट, पैसा। सब ढोंग किया जा सकता है, लेकिन पैसे का ढोंग हो नहीं सकता। तो इसके लिए नेटवर्क इंडस्ट्री में दुविधा ये है कि कई लोगों के छप्पल घिस जाते हैं, लेकिन पैसा नहीं आता। वो कंपनी का झंडा लेके खड़े होते, मेरी कंपनी नंबर 1, मेरी कंपनी, लेकिन तेरे को कितना पैसा आ रहा है? वो झंडा लेके तू खड़ा है, वो कंपनी बड़ी हो रही है, लेकिन तू वो जहाँ पे है वहाँ पे खड़ा है। आज तेरी बीवी परेशान है, घर वाले परेशान है कि 6-6 साल से कर रहा है नेटवर्क इंडस्ट्री, गाड़ी कब आने वाली है? वो गाड़ी जो लगाई है, घर में वो आएगी कब? तो सब ढोंग किया जा सकता है। इसके लिए 5 पी इम्पोर्टेंट है। कंपनी का जो प्रमोटर है उसका प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल,
प्रोडक्ट अफोर्डेबल और पे आउट और साथ ही साथ प्लान। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसको छोड़ के एक अंतिम सवाल मैं सोचता हूँ, क्योंकि ये हर बार मुझे बताया जाए कि आप अपने गेस्ट को ये क्यों नहीं पूछते। तो वो सवाल ये है कि जनरेशन प्लान में बहुत बार अप्लायंस की तरफ से बल्क परचेसिंग करवाया, बल्क परचेसिंग। जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है, सामने वाले को उसकी ज़रूरत नहीं है और उसको हज़ारों रुपए की परचेसिंग करवा कर आपका अपना ये मेंटेन करने के लिए अगर अपलाइन करवाती रहे तो वो आदर्श अपलाइन नहीं करे, है ना? और जब वो बेचारा वो बल्क परचेज ऐसे भी करेगा तो एटलीस्ट मैंने क्यों परचेसिंग करेगा, पहला ही सामान खत्म नहीं हुआ है उसके, और उसको बेचने के लिए बोला जाएगा तो वो सेल्समैन बनने के लिए को नहीं है। क्या ये सही है बल्क परचेसिंग करवाना और उसको साथ में ऑडिट कि मेरी इनकम लिमिटेड आज की तक तो आगे बढ़ेगी, लेकिन आगे बढ़ने वाली है आज तू कार ले ले चाहे हफ्ते में लोन कर। ये जो कुछ लोगों को बताया जाता है बुझल कार ले लीजिए किराबो, आपका बिजनेस 2 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, रफ्तार बढ़ जाएगा। तो क्या ये एथिकली सही है? नहीं, एथिकली रॉन्ग ही है, क्योंकि देखिए ये मैनिपुलेटिंग अगर आप करते हो, ये मैनिपुलेशन का बिजनेस नहीं है। कई बार मैंने जो बताया कि प्लान ही ऐसा डिफिकल्ट होता है कंडीशन वाला कि अपलाइन की मजबूरी हो जाती है। दूसरा जो अपना डायरेक्ट होता है उससे वो जबरदस्ती करवा लेता है, क्योंकि अपना चेक मेंटेन करने के लिए वो सामने वो दूसरे वाले को बल्क में परचेसिंग करा देता है। तो वो बंदे का पैसा अटक जाता है, फिर वो प्रोडक्ट उसका एक्सपायरी हो जाता है, तो उसका पैसा डूब जाता है। वो आलोचना किसकी, वो कंपनी की करेगा, नेटवर्क मार्केटिंग की, इंडस्ट्री की वो गलत करेगा। वो अपलाइन ने गलत किया है, उसमें इंडस्ट्री का कोई दोष नहीं है। तो पहली बात, हमें ऐसा मैनिपुलेटिंग नहीं करना चाहिए। एक अपलाइन को सही आदर्श से सही तरीके से काम करना चाहिए, अपनी लाइफ लाइन का नुकसान ना हो। क्योंकि सावंत साहब एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि ये जो बिजनेस है ना, अगर आपको मैं बताऊँ कि आपका मेडिकल का स्टोर है और आपके बाजू में कोई जगह खाली है और मैं आपको कहूँ, आप मेरे दोस्त है, कि सावंत साहब मैं आपके बाजू में ही मेडिकल डालूंगा, तो आप मेरे को कैसे सलाह देंगे? अच्छी सलाह नहीं देंगे। लेकिन ये बिजनेस थोड़ा डिफरेंट है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, तो लोगों के सर पे पैर रखकर उसको दबाना पड़ता है। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है, आप अपने जो लीडर्स है उसको हाथ में हाथ मिला के आप उसको जब आगे भेजना पड़ता है, उसको जब आप लखपति बनाओगे तो आप भी लखपति करोड़पति बन जाओगे। तो ये विन विन सिचुएशन वाला मामला है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा मैनिपुलेटिंग नहीं होना चाहिए। जो लाइफ लाइन है उनका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। और रही बात, जब तक उसकी इनकम सेट ना हो, कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि नौकरी छोड़ दे, फुल टाइमर आ जा, तो ये गलत चीज है। हम पार्ट टाइम में भी अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं। जब जब आपकी सैलरी, अगर ₹1,00,000 सैलरी है, आप 10,00,000, 10 गुना आप ज्यादा 1 साल तक लगातार नहीं कमा लेते हो, 1 साल 2 साल तक का आपका जो खर्च है, आपका जो एक्सपेंसिव है, वो 10 महीने का, 1 साल का, जब तक आपके बैलेंस में रिजर्व नहीं आ जाता, तब तक आपको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं। आप नौकरी करती थी, ये बिजनेस कर रखे हो। और रही बात कार्स वगैरह की, कई लोग दिखावे के चक्कर में कार वगैरह ले लेते हैं और फिर वो दिक्कत में आ जाते हैं। तो पहले अपनी इनकम को सेट करो। लोग ये कई सारे दिखावा करते हैं, जानबूझ के कार ले लेंगे, देखो मैंने कार ले ली, सिर्फ ईएमआई भी भर नहीं पाते, इधर नौकरी भी छूट गई। तो ऐसी जो मैनिपुलेटिंग है उससे बचना चाहिए। सही तरीके से प्रॉपर वे से 3 साल आपको इसमें डटे रहना है। 3 साल के बाद आपका ग्रोथ देखिए, आप जिस कंपनी में है उसका विश्लेषण कीजिए कि वहां पे आपका ग्रोथ क्या हो रहा है, आपका एक रेट हो जाएगा, वो देख के आपको डिसीजन लेना है सर की। तो ये थे नितिन गोयल साहब, जिनसे हमने आज गपशप किया, बहुत सारी जानकारी प्राप्त करनी और बहुत मज़ा आया, और उनसे कव्वाली भी सुनने को मिला, एक आवाज़ इतना बढ़िया था। इनका नाम और नंबर हम नीचे दे रहे हैं, जिसके अगर आप उनको वो कौन से कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहें, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी कुछ आपके सवाल हों, उसके बारे में भी जानकारी लेना चाहें, तो आप उनको फ़ोन कर सकते हैं। सर वो फ़ोन करेंगे तो चलेगा? हाँ जी, हाँ, धन्यवाद। हो आप उनको तकलीफ़ दे सकते हैं, आपका अगर वो बिज़ी नहीं है, ट्रेनिंग में नहीं है, तो बिल्कुल आपको फ़ोन पर जवाब देंगे, और अगर उस वक़्त नहीं उठा पाए तो बाद में आपको फ़ोन करेंगे। और अगर उनका कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा, उनके प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो आप उनके साथ में आगे बढ़ सकते हो। उनके जैसा अनुभवी टीचर अगर आपको मिल जाए तो आपका सफल होना ये तय है। तो आज हमने उनके साथ जो गपशप की है, यहाँ पे विराम लेने का समय आ गया है।
उन्होंने जो हमारे लिए समय दिया है उसके लिए हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं और आप सभी से ये करते हैं आखिरी आवाहन श्री गोविंद सर। थैंक यू साईनाथ सर, आपका नाम ही साईनाथ है, भगवान साईं बाबा है। तो आज का ये जो हमारा गपशप है बहुत ही शानदार रहा, मुझे भी बहुत मजा आ गया। वॉक विथ टॉक और विथ केजीएफ नॉलेज गेन फाउंडेशन, एक केजीएफ पिक्चर बहुत सुपर डुपर हिट हो गई थी, उससे भी ज्यादा ये हमारा जो पॉडकास्ट है, ये हमारा जो शो है वो हिट हो और आप लोगों की जो ट्रांसफॉर्मिंग कर रहे हो, अलग अलग जो गरिमा है, अलग अलग जो व्यक्तित्व है, उसको जो समाज के सामने लाके एक अच्छा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को साफ सुथरा करने का काम कर रहे हो, एक अच्छा काम कर रहे हो, तो इसके लिए मैं शुभेच्छा दे रहा हूँ। केजीएफ पिक्चर से भी 10 गुना हमारा जो ये शो है नॉलेज गेन फाउंडेशन वो बढ़ जाए, और सबको ये अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को लाइक कर देना, इसको सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा इसको व्हाट्सएप पे शेयर करो, ताकि लोग इस विषय में जागरूक हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझे और अपने सपने को संवार सके। तो मैं बहुत ही शुभकामना देता हूँ केजीएफ नॉलेज गेन फाउंडेशन मेरी पूरे परिवार की तरफ से, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये लोगों के जीवन को बाउंस बैक कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया साईनाथ सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू और लव यू ऑल, थैंक यू।